दोस्तों, आज फिर श्रीमती सोनिया गांधी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। वो ईडी ऑफिस में उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वो गई हुई है और पूछताछ उस केस में हो रही है जिसमें कोई एफआईआर नहीं। राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है। आपको पता होगा कि करीब 55 घंटे से अधिक की पूछताछ हुई और 5 दिनों तक पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद में कोई नतीजा नहीं निकला। ये वही मामला है कि जो 2015 में इसी ईडी ने क्लीन चिट दी थी कि नहीं, कोई धन शोधन का विषय है ही नहीं। जिस मामले में क्लीन चिट दे चुके हो, जिसे बंद कर चुके हो, उसी को फिर से खोलकर किस तरीके से किया जाता है। और यह खोला गया था कब? बिल्कुल 2019 के चुनाव के जस्ट पहले। और फिर प्रोपोगंडा चला था और चुनाव के दौरान कितने बार पूरे नेहरू गांधी परिवार को बार बार बुलाया जाता था, बार बार परेशान किया जाता था। इसमें मोतीलाल वोरा जी अब दिवंगत हैं, अब नहीं है इस दुनिया में, उनको बार बार बुलाया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो कोषाध्यक्ष होता है वो इससे रिलेटेड होता है। इसके बाद में दूसरे और नेताओं को बुलाया गया, अभी पवन बंसल और दूसरे लोग भी बुलाए गए हैं। तो आप ये समझिए, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको कांग्रेस पार्टी कहती है इलेक्शन डिपार्टमेंट। ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। जब इलेक्शन आने को होते हैं तो उसके पहले एक भूमिका बनाने लगता है और ये इसलिए करता है क्योंकि जिससे इस परिवार पर दाग लगाया जा सके, क्योंकि आज तक यह परिवार बेदाग है। सत्ता में सारी शीर्ष सत्ता संभालने के बाद भी यह परिवार बेदाग है। इस कारण से होता है। अब मामला क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी बताता हूं कि नवंबर 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो राजीव गांधी के माता के पिता थे और राजीव गांधी राहुल गांधी के पिता थे, यानी सोनिया गांधी के पति थे, तो सोनिया गांधी की सास के पिता ने यह नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी बनाई थी, यह हेराल्ड की जो एजेएल थी, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, इस कंपनी ने जो है तमाम सारे पब्लिकेशन शुरू किए। इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। और ये क्यों शुरू किया गया? जब देश की आजादी का आंदोलन चरम पर था तो जरूरत थी कि उसकी आवाज जो है, जो पूरा आंदोलन है, इसको सामने लाया जाए, क्योंकि अंग्रेजी मीडिया जो था, जो अंग्रेजों से डरता हुआ मीडिया था, वो एक भी शब्द नहीं दिखाता था, कोई भी आंदोलन की चीजें लिखता नहीं था और ये सारी चीजें थी। और जब ये था तो ये एसोसिएट जर्नल बना करके और किस तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला गया, फिर ये निकाला गया और इसके जरिए देश दुनिया में सारे धर्म में और सारी जातियों में सब जगह इसको पहुंचाया गया कि देखिए ये हो रहा है, ये आंदोलन चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और इसको पूरी प्रसारित किया गया। यह सबसे लोकप्रिय अखबारों में से एक हो गया था। और इस स्थिति में, और इसके पंडित नेहरू ने इसके शेयर धारक जो बनाए वो 500 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बनाया था और उन्होंने बगैर किसी प्रॉफिट के और बगैर किसी उसके इसको शुरू किया और यह अखबार लंबा चला। उसके बाद में आजादी हमें मिली। आजादी के बाद में इस अखबार को जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी, चूंकि इसके संविधान में था कि हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे, तो इस अखबार ने भी, इस एजेएल ने भी कोई मदद नहीं ली। और नतीजा ये था कि ये धीरे धीरे इतने घाटे में आ गया क्योंकि आजादी के आंदोलन के बाद में इसके पास पैसा खत्म होने लगा। इसके 1000 से अधिक शेयर धारक भी बनाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। वो लोग अपने स्वार्थों में जुटे रहते थे। नतीजतन स्थिति ये हुई कि ये आकर के 1990 के दौर में ये बंद हो गया। और इसके बंद होने के बाद में बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे लोगों ने मुकदमे कर दिए देनदारी और उसको लेकर के। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, हम किसी का पैसा नहीं मारा जाना चाहिए, हम इसको सबको करेंगे। तो इसको करें कैसे लेके? तो इसके लिए राहुल गांधी ने यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई। राहुल गांधी समेत कई लोग थे उसमें, तो जो बनाई, और उस कंपनी को बनाकर 2010 में इसका पूरा मैनेजमेंट संभालने का जिम्मा हो गया। इसमें कहीं पर भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं है, इसमें कहीं पैसे का ट्रांसफर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो है इसके ऊपर 90 करोड़ से के करीब की देनदारियां थी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी से इसका कर्ज लिया गया और जो एक कर्ज लिया गया एसोसिएट जनरल ने किया कि हम उसको पूरे को अधिग्रहित करने के बाद में उसने ये किया
कि यंग इंडिया इसका पूरा मैनेजमेंट करेगा और इसकी देनदारियां जो है चुकाएगा। और इसके लिए ये सारा था, तो कांग्रेस पार्टी ने कहा चलिए हम 90 करोड़ रुपया ये माफ कर देंगे, लेकिन इसके बाद में आप करिएगा। तो वो 90 करोड़ रुपया में एक एक रुपया बैंक से ट्रांसफर हुआ है, कहीं पर भी कहीं कैश ट्रांसफर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि ये कंपनी का कोई भी एसेट राहुल गांधी या किसी के अपने निजी नाम से नहीं है। यंग इंडिया कंपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, तो राहुल गांधी यदि चाहे भी कि इससे कुछ ले सकें तो ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यंग इंडिया सिर्फ इसके लिए है कि इसको वो किस तरीके से खड़ा करे। वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसमें वो वेतन भत्ते गाड़ी कोई सुविधा नहीं ले सकते हैं। तो ये समझ लीजिए, भले ही कितने बड़े शेयर धारक हो जाएं, वो 100% के शेयर धारक हो जाएं तो भी नहीं ले सकते। यह इसके नियम में। तो जहां यह नियम है तो आप समझ सकते हैं। तो जो लोग थे, इनमें दो लोगों का निधन हो चुका है। बाकी जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी हैं, उसके अलावा जो और अब उसके बाद जो शेयर धारक जुड़े हैं, तो वो सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के होते हैं, जैसे पहले होता था। लेकिन पहले क्या था कि बहुत लंबे में बटा था, चीजें नहीं हो पाती थी। तो अब इसको ये हुआ कि इसको रन करना है, और रन करने की जब शुरुआत हुई तो बवाल खड़े होने शुरू हो गए। विपक्ष ने सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए इसको पूरा एक हवा दी। प्रशांत भूषण जो उस समय अन्ना आंदोलन और दूसरी चीजों कर रहे थे, उन्होंने, मार्कंडे काटजू और दूसरे लोगों ने मिलकर के किस तरीके से प्रोपोगंडा खड़ा किया। लेकिन अंततः जब कुछ नहीं हुआ तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर के एक वो मुकदमा फाइल किया कोर्ट में। पहले तो उन्होंने सीबीआई को दिया, उसको दिया, तो सब में पाया गया कि कहीं कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में एक मुकदमा किया। उस मुकदमे में भी आज तक कुछ नहीं है, क्योंकि एक जब आप पर्सनल वो पिटीशन फाइल करते हैं, उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट, तो उस मामले में जमानत करानी होती, तो वो सिंपल सी जमानत उन्होंने कराई। लेकिन उसमें भी आज तक कोई सबूत वो नहीं दे सके हैं कि कहां कोई 1 रुपए का घोटाला हुआ। इसके बाद में इसको ये बताते हैं कि करीब 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं, कोई कहता है 500 करोड़ की है, कोई कहता है 5000 करोड़ की है। अब कितने की है ये आज तक यही नहीं डिसाइड कर पाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो दिया है, नोटिस दिया है कांग्रेस पार्टी को, कहा है कि 500 करोड़ की संपत्तियां हैं, और कांग्रेस पार्टी ने उसका भी जवाब दिया है कि जब जिससे कोई हमें आमदनी नहीं, कोई चीज नहीं है, तो फिर आप बताइए कि वो कैसे इनकम हो सकती है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो घाटे में खड़ी कंपनी है, उसको किस तरीके से उस अखबार को रिवाइव करने का है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय भारत का मीडिया सिर्फ एक पक्षी हो गया है, वैसे ही हो गया है जैसे अंग्रेजी हुकूमत से ज्यादा हो गया है कि आज वो विपक्ष की आवाज को उठाता ही नहीं है, दिखाता ही नहीं है। और जब ऐसा करता है तो निश्चित रूप से उस स्वतंत्र मीडिया को स्थापित करने की जरूरत, और इसीलिए यंग इंडिया को स्थापित किया गया और उसके जरिए इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की गई। लेकिन यही चीज तो बर्दाश्त नहीं, और जब इस चीज पे हुई तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने बड़ी कोशिश की, सीबीआई ने भी जांच कर लिया और उसने भी क्लोजर फाइल कर दिया, जो इनकम टैक्स के पास भी कुछ नहीं आया। अब ईडी लगा दी गई, जो ईडी एक बार जांच कर चुकी है और फाइल कर चुकी है। अब आप समझिए क्या है, आप क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि आपको एक नैरेटिव गढ़ना है कि कांग्रेस परिवार ऐसा है, जो नेहरू परिवार ऐसा है, गांधी परिवार ऐसा है, उनको बदनाम करना है, और ये बदनाम करने की आपकी कड़ी लगातार चल रही है। जैसा आप सबको मालूम है कि आज ईडी ने पिछली बार राहुल गांधी जी को बुलाया था और 5 दिन तक 50 घंटे से अधिक समय तक उनको पूछताछ करी। पूरा देश देख रहा था। और आज सोनिया गांधी जी को बुलाया है, जिसके बारे में पूरा मुल्क जानता है कि वो एक ऐसी नेता है जिसने पूरे देश का दिल जीता है। जिस रूप में उन्होंने यूपीए का गठन किया, फील गुड और इंडिया साइनिंग के नारों को हराया, जो कि आर्टिफिशियल थे, जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री पद कोई छूट सकता है क्या? और जिनके ज़िंदगी में
एक तरफ तो भारतीय संस्कार संस्कृति उन्होंने आत्मसात की, क्या क्या बातें उनके बारे में नहीं कही जा रही थी जब राजीव जी की शहादत हो गई थी। और जिस महिला नेता के रूप में उन्होंने देखा है, एक पारिवारिक महिला के रूप में भी, कि उनके हाथों में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, जो एक महान नेता थी देश की। बांग्लादेश जिस रूप में बना उस जमाने के अंदर, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। आज इसको लेकर के कांग्रेस समेत तमाम सारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने एक बैठक की और बैठक करने के बाद कहा कि जिस तरीके से इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग करके पूरे सबको परेशान किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और लोगों को किया जाता है, जबकि ईडी का अब तक का जो रेट है, कन्विक्शन रेट है, वो 3% भी नहीं। तो आप समझ लीजिए कि जो ईडी एक भी केस साबित करने की हालत में नहीं आती है, वो ईडी आज जबरदस्ती परेशान कर रही है, जिसके पास में कोई सबूत नहीं है। और यही वजह है कि ईडी ने आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब मामला आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो यदि कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर उसी मामले में आप क्या कर रहे हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से एक ही मामले में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और कोर्ट सारे घुसे हुए हैं और सारे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो अब वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईडी का जो कानून है, उस कानून के तहत आपको ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, वो बुलाया जा रहा है। तो भाई आपने एक बार बुला लिया, दूसरी बार पूछताछ कर ली, सारी चीजें कर ली, इसके बाद में क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से परेशान करना, एक डर का माहौल खड़ा करना है कि हम जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को और सबको बुला सकते हैं, उसको बैठा सकते हैं, घंटों परेशान कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए आप तो बड़े छोटे लोग हैं, यदि हमसे लड़ेंगे तो आपका क्या हाल होगा। यह पूरा पूरा ये नैरेटिव गढ़ने का खेल चल रहा है, और इसी खेल के तहत आज ये हुआ। कांग्रेस पार्टी ने जब इसको लेकर के हुआ कि इस तरीके की जो ये पूरा हो रही है, पूरी साजिश हो रही है, तो उनके सारे सांसदों ने कहा हम अपनी अध्यक्ष के साथ में ईडी दफ्तर तक जाएंगे, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप जो पूछताछ करनी है कीजिए, हम वहां रहेंगे। लेकिन रात से ही पूरा रोड सील कर दिया गया, रात से ही सारी चीजें हो गई, सांसदों को नहीं जाने दिया गया, दूसरे लोगों को नहीं जाने दिया। सोनिया गांधी एक बीमार महिला है, उनकी तमाम तरह की जो है क्रिटिकल पोजीशंस है, अभी वो कोविड से बड़े मुश्किल से उठी हैं। पोस्ट कोविड कितनी समस्याएं होती हैं हर डॉक्टर बता सकता है। उनके साथ प्रियंका गांधी गई हैं और वो अलग दूसरी जगह दूसरे कमरे में बैठेंगी, दवाएं लेके गई हैं उनके साथ कि अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसके बाद में आप देखिए सोनिया गांधी इसीलिए अब राजनीति में भी एक्टिव नहीं हो पाती हैं, छोटी छोटी मीटिंगों के अलावा वो नहीं जा पाती हैं। अधिकतर समय उनके बेटे जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी वही संभालते हैं, तो ये सही, या फिर कांग्रेस की कोर कमेटियां संभालती हैं। लेकिन इस तरीके से परेशान करके उस परिवार को जिसके लिए 1 रुपए का आप नहीं मिला। आपको याद होगा एक जमाने में ये सारे लोग प्रचार क्या किया करते थे कि विदेशी बैंकों में धन जमा है, सारी चीजें जमा है, उसमें सबसे बड़ा सोनिया गांधी का है। और स्विस बैंक के जो अब रिकॉर्ड आए उसमें आया कि सोनिया, राहुल या गांधी परिवार का 1 पैसा नहीं है, और जो पैसा है वो उन्हीं लोगों का है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और स्थिति ये है कि पहले जो धन होता था स्विस बैंक में वो डबल हो गया है। मतलब 2018 के मुकाबले यदि बात करेंगे, 2019 के मुकाबले बात करेंगे तो उससे डबल हो चुका है, और 2014 के मुकाबले करेंगे तो उससे 4 गुना हो चुका है। तो आप समझिए कि स्विस बैंकों में, उन बैंकों में जहां काला धन की बात कही जाती थी, वहां अब धन डबल हो चुके हैं लोगों के। लेकिन सोनिया राहुल का 1 रुपए का हिसाब नहीं मिला। इसके बाद में उनके परिवार का नहीं मिला। वाड्रा के नाम पर पूरा प्रोपोगंडा खड़ा किया गया और सारी चीजें हुई। प्रियंका गांधी, वाड्रा, सबको बार बार बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद 1 पैसे का नहीं निकाल सके। तो आप समझिए
कि किस तरीके से झूठ का एक मनगढ़ंत तैयार किया जाता है। इस बात को समझिए, हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोएबल्स, वो किस तरीके से यही कहता था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ ही सच लगने लगे। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके पूरा संगठन सिर्फ वही अपनाता है और वही हिटलर की नीतियों को अपनाता है, वही नाजी की नीतियों को अपनाता है। वो एक नस्ल की बात करता है, बाकी सबको खत्म कर देने की बात करता है। वो कहीं लोकतंत्र नहीं चाहता है, लेकिन लोकतंत्र का लबादा ओढ़ता है। वो न्याय और कानून का शासन चलाने की बात करता है, लेकिन कहीं न्याय और कानून का शासन स्थापित नहीं होने देता है, बल्कि उसे कमजोर कर देता है, उसे अपने इशारों पर नचाता है। हमने देखा है तमाम मौकों पर कि अदालतें इशारों पर नाची हैं। हमने तमाम मौकों पर देखा है चुनाव आयोग इशारों पर नाचा है। हमने देखा है कि पुलिस और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनसीबी, एनआईए सारे इनके इशारों पर नाच रहे हैं। कभी ऐसा नहीं होता था। इंदिरा गांधी के आपातकाल की बात की जाती है 1975 की, तो आप समझिए 1975 में भी एक भी आम आदमी को या किसी को भी इस तरह से परेशान नहीं किया गया था। किसी पर भी कभी आपने ईडी का नाम नहीं सुना होगा 2014 के पहले कि किसी पर कुछ ऐसी चीजें होती हो। क्यों? क्योंकि इस तरह उत्पीड़न का नहीं होता। इंदिरा गांधी ने उन नेताओं को सिर्फ जेल भेजा था और उन्हें भी जमानत दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि जिससे पाबंदी रहे कि जिस तरह से वो बवाल न करें, क्योंकि उस समय अमेरिका जिस तरीके से साजिश रच रहा था, विपक्ष के जरिए वो देश को अस्थिर करना चाहता था और भारत ने अमेरिका की इच्छा के विपरीत पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया था, सिक्किम को छीन के भारत में मिला लिया था और तमाम सारी चीजें थी। और इतने सारे इश्यूज थे कि अमेरिका मुंह की खा गया था और अमेरिकी राष्ट्रपति की मीटिंग को इंदिरा गांधी धता बताकर वापस आ गई थी। इससे वो चिढ़ गया था और इसलिए वो अगल बगल सहित भारत के अंदर भारत के नेता जो आज बने घूमते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी समेत तमाम सारे लोगों को सीआईए एजेंट बताया गया था। और इसके तमाम सारे सबूत आज भी मौजूद हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आज है वो उस समय जनता पार्टी में मर्ज कर गई थी और उनके तमाम सारे नेताओं के कैसे कनेक्शन थे, किस तरीके से सीआईए के इशारे पर वो लोग काम करते थे, ये सारी चीजें आज मौजूद हैं। उनको आज छिपाया जा रहा है। किस तरीके से देश की आजादी का जब आंदोलन चल रहा था तो सावरकर किस तरीके से तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों के, माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम मुखबिरी करेंगे, हम मरवाएंगे उन क्रांतिकारियों को, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को, उन लोगों को पकड़वाएंगे। तो आप समझिए कि जो मुखबिर लोग थे आज उनका शासन है और इसीलिए वो अंग्रेजी नीतियों को अपनाते हैं, वो उस नीतियों को अपनाते हैं जो नीतियां हिटलर की थी, नाजी की। और सावरकर नाजी उससे इतना ज्यादा प्रभावित थे कि वो जा करके वहां पर जर्मनी में हिटलर से मिल करके आए थे और उनकी नीतियों को एडॉप्ट करने का किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जब गांधी जी की हत्या हुई तो सावरकर उसमें मुख्य षड्यंत्रकर्ता बताए गए थे और उन पर वो हुआ था, लेकिन अंततः गवाही लोगों ने नहीं दी और इस कारण से वो बच गए। अन्यथा सावरकर खत्म हो गए हो। नेहरू जी का सोचिए कि नेहरू जी ने इसी आरएसएस पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिबंध लगा के गए थे, उन्होंने कहा था ये तो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है और उसको नेहरू जी ने इस कारण से कि नहीं एक मौका दिया जाना चाहिए, उन्होंने छूट दे दी थी और उसे स्वतंत्र कर दिया। इसी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के मूल संगठन ने 52 साल तक अपने कार्यालय में जो है तिरंगा नहीं फहरने दिया था। ये वही लोग हैं। तो आज ये फिर से एक बार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और यही कारण है कि आज संसद से लेकर के बाहर सड़कों तक जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हर राज्य में ईडी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के सांसदों ने, विधायकों ने, दूसरे और सारे प्रतिनिधियों ने और इसके अलावा पदाधिकारियों समेत जनता के लोगों ने उनका साथ दिया है। और इसके बाद दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस बिल्कुल आज साबित कर रही कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है और हिटलर शाही स्थापित हो चुकी है। वह सांसदों को, जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के मालिक हैं, जो उनके भी मालिक हैं, उनको भी जाने नहीं दे रही है, उनको भी पूछने नहीं दे रही है, उनके साथ भी बदतमीजी कर रही है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं।
और ये हो रहा है। और जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा हो तो निश्चित रूप से बोलना चाहिए। जब अन्याय हो रहा हो तो आवाज उठानी चाहिए। निश्चित रूप से आवाज नहीं उठेगी तो एक एक करके ये सबको का गला घोट देंगे, और वही हो रहा है। कभी वो ममता पर ईडी छोड़ते हैं, कभी शिवसेना पर छोड़ते हैं, कभी दूसरे पर छोड़ते हैं, कभी तीसरे पर छोड़ते हैं, और जो जाके तलवे चाट लेता है उसे छोड़ देते हैं, और जो नहीं चाटता है उसके ऊपर हमलावर रहते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी और मोदी की नीतियां हैं, राजनीतियां हैं, और आज वही हो रहा है। श्रीमती गांधी गई हैं और वो हर चीज का जवाब देने को तैयार है। तो कहती हैं जब हम निर्दोष हैं, हमने कोई अपराध किया नहीं है, तो हम आखिर डरे क्यों। और यही बात है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता उन पर हमला बोलते हैं, तमाम बातें कहते हैं, जबकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। आज तक जब ईडी नहीं साबित कर सकी तो वो क्या कहेंगे। तो वो तो झूठ का पुलिंदा है और वही आरोप लगाते हैं, वही बात है। इसके साथ आप देखिए सच क्या हो रहा है, और देश के लोकतंत्र को बचाना है तो खड़े होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।